तो स्वागत है आपका कंप्लीट इकोनॉमी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो इसमें होपफुली 5 लेक्चर आएंगे, 5 पार्ट, और ये फर्स्ट पार्ट है उसका। एक कुछ डिटेल मेरे बारे में, आप अगर पुराने स्टूडेंट हो तो मालूम ही है, नए हो तो पढ़ लेना पॉज करके। एवरीबडी फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर यू हैव टू मार्क फ्रॉम 1 to 16 इन योर कॉपी। बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको। साथ में ध्यान रखना है आपको क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का। ओके, सो चला जाए, स्टार्ट किया जाए। अच्छा, ध्यान रहे आपको क्या करना है, 3 कॉलम बनाना है जैसा कि आपको मालूम ही है। क्या, पहले कॉलम में सीरियल नंबर डालना है, दूसरे में ऑप्शन कौन सा आपको लगता है, और तीसरे में अप्रोच। जैसे ही मैं क्वेश्चन देखो आप पूरा मैं बताना उसको स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ, सो दैट आपका टाइम बचे। दैट्स वाई जैसे सीरियल नंबर इसमें लिख लिया, पहला क्वेश्चन आपको दिखा दो, तुरंत उसको पॉज करो और उसका जवाब लिखो, जो भी है आपको लगता है ABCD कोई भी लिखो। उसके बाद जब मैं फिर वीडियो को ऑन करो, जब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं तो फिर देखो आपका अप्रोच कैसा रहा। अगर सही रहा तो टिक करो, गलत रहा तो क्रॉस करो, सच दैट कि आपको जो अप्रोच डेवलपमेंट में करा रहा हूँ थ्रू आउट दिस सीरीज वो आप में डेवलप हो और यूपीएससी के MCQ को आप सॉल्व करने में बहुत ही सहज महसूस कर पाओ। इज दैट क्लियर? गुड। साथ में आपको क्रेडिट सिस्टम ध्यान रखना है। क्रेडिट सिस्टम क्या है? ये क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट ना केवल इस पर्टिकुलर सीरीज पेपर एग्जाम के लिए बल्कि थ्रू आउट योर लाइफ डेवलप करना है आपको। ठीक है, क्या है समझ लो ध्यान से। कोई भी काम करो, चाहे पढ़ाई करो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, चाहे खेल कूद करो, कोई भी काम करो, उसमें आपको क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, रियल होना है, ऑथेंटिक रहना है, डिसिप्लिन मैनर में टाइम देना है और पूरी तरीके से अटेंटिव रहना है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल दिखाना है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट आप कैसे डेवलप कर सकते हो? चीजों को क्वेश्चन करो, नहीं समझ आ रहा तो पूछो, भैया कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, बोलो हाँ ना। तो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन का जो जवाब मिला उसको टेस्ट करना है, कैसे ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, छोटे छोटे ऐसे करके आपको टेस्ट करना है कि हाँ सही है, लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन है या फिर यो एम ही है। तीसरा, एनालाइज करना है कि आपके काम की चीज क्या है, उस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन में, एक्सप्लेनेशन में आपके काम की चीज क्या है उसको एनालाइज करो, साथ में आप उसको कम्युनिकेट करो और एक ओपन माइंडसेट रखो सच दैट कि आप अपने ज्ञान के बेसिस पे किसी चीज को जज करने से पहले समझ पाओ कि हाँ उसका भी एक प्रोस्पेक्टिव है, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन है। इज दैट क्लियर? गुड, आगे बढ़ते हैं। रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, है ना। क्या बोला? स्मॉल फार्मर फार्मर और लार्ज फील्ड कॉन्सेप्ट किसको कौन डिस्क्राइब कर रहा? चारों स्टेटमेंट में से। देखो इसके बारे में आपको भले ही कुछ ना पता हो, ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज आपका उतना ना हो, मैंने क्या बताया था, एक नॉमेनकल्चर के बेसिस पे भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब देखो क्या बोला, स्मॉल फार्मर मतलब छोटे छोटे फार्मर है लेकिन लार्ज फील्ड है, बड़ा फील्ड है। वो कैसे पॉसिबल है जब सबके सब एक साथ आ जाए? बोलो हाँ ना। जिसको क्या बोलते हैं, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है ऐसा। दूसरा ऑप्शन देखो, मेनी मार्जिनल फार्मर इन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स और सिंक्रोनाइज इन हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। बिल्कुल करेक्ट है एवरीबॉडी, जवाब इसका ऑप्शन बी हो गया। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? शाबाश। तो ऑप्शन बी कैसे करेक्ट है देखो ध्यान से। कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड रिफर्स टू द आइडिया वेयर many marginal farmer in a particular area come together or organize themselves into a group. These groups work collectively to synchronize और harmonize selected agricultural operation. बोला एकदम क्लियर है क्या? अभी भी गांव वगैरह में ऐसा होता है। होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, और बाकी ऑप्शन चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ज्यादा लेना देना नहीं है हमारा क्वेश्चन से, दैट्स वाई हम आगे बढ़ जाएंगे। वही बताया कि क्यों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगा वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एवरीबॉडी। ऐसी इंफॉर्मेशन जो इतना रिलेवेंट नहीं है आगे एग्जाम के लिए उसको मैं छोड़ दूंगा और बोल दूंगा कि आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, डोंट वरी। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आगे रिपीट होने वाली है ना उसको भी मैं छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपीट करूंगा, आगे भी रिपीट करूंगा तो टाइम थोड़ा जाएगा। इससे बेहतर है कि एक ही जगह पे अच्छे से रिपीट कर दूं सच दैट एक ही जगह पे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और बाकी जगह पे रिविजन के पर्पज से थोड़ा थोड़ा भी बता दिया जाए, आपको क्लियर हो जाए। ठीक है क्या? चलो, तो कितने करेक्ट है बताना है। 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3, ध्यान समझिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम MSP फॉर नाइजर। नाइजर जो है सीड, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSP प्रोवाइड करती है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए आपको, बिल्कुल करती है। ठीक है, अगला, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। ये भी बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। इसके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए नाइजर को ग्रो करने के लिए, तो बिल्कुल है खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप कब से कब होता है याद कीजिए, जून से लेकर अक्टूबर तक, है ना, ये इसका सीजन है। अगला, सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड फॉर ऑयल कुकिंग। देखो इसको आप बिना नॉलेज के भी कर सकते हैं कि ऑब्वियस है सम ट्राइबल पीपल जो है इंडिया में यूज करते होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो नहीं करते होते, अगर नेगेशन होता
नेगेटिव सेंस में बोलता तब उस पर आप सतर्क हो जाते कि नहीं सर इसके गलत होने के चांसेस है। लेकिन ये बोला कोई ट्राइबल पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं तो करते ही होंगे, अब सब जगह थोड़े ना पता, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। तो ये भी करेक्ट है, पहला दूसरा तीसरा तीनों करेक्ट है, तो ऑल थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी ऑफ इतना, जरूरी नहीं ध्यान में रखना क्योंकि 2022 का डाटा है। ठीक है क्या? ध्यान रहे कि जो नाइजर ऑयल सीड क्रॉप है ना, वो क्या है, एक माइनर ऑयल सीड क्रॉप है, प्राइमरली कल्टीवेटेड इन रेन फेड एरिया। मैंने बताया आपको, इसलिए क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। द सीड्स ऑफ नाइजर आर यूटिलाइज एज अ फूड सोर्स फॉर ह्यूमंस विथ इन ऑयल कंटेंट। उसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है? 37 से 47% होता है। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स हैज अ पेल येलो कलर, nutty flavor and a pleasant aroma. This oil finds application in various domains such as culinary purposes, anointing the body और manufacturing, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, पेंटेस और सॉफ्ट सोप, इन सब में इस्तेमाल होता है किसका? नाइजर के ऑयल का। इज दैट क्लियर? गुड। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों नाइजर आल्सो नोन एज ग्यूटोजिया एबिसिनिका, ग्यूटोजिया एबिसिनिका, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा करेक्ट हो, अगर गलत हो तो माफ कीजिएगा, इज अ प्राइमरली कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप इन इंडिया। खरीफ सीजन रिफर टू द मानसून सीजन, पता ही आपको, जून से लेकर अक्टूबर तक, ड्यूरिंग विच क्रॉप आर सोन एंड हार्वेस्टेड। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि कुछ ना कुछ ट्राइबल कम्युनिटी यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ध्यान रहे राइस इंटेंसिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड करते हैं। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं एवरीबॉडी। एक तो पानी बचता है, दूसरा कि जो मेथेन एमिशन होता है वो कम होता है, और तीसरा ये होता है कि जो सीड रिक्वायरमेंट है वो भी कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राइस के लिए पहले एक जगह लगाओ, उसको उठा के, है ना, सैपलिंग करके जाकर फिर खेत में फिर दोबारा उसको प्लांट करो, है ना, तो उससे ये बचाता है। तो देखो बोल रहा है कि इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट है, क्या बताना है हमें? करेक्ट बताना। रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, बिल्कुल। रिड्यूस मेथेन प्रोडक्शन, ये भी ठीक है। साथ में बोला रिड्यूस इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, ये भी ठीक है। तो 1 2 3 तीनों के तीनों करेक्ट हुआ एवरीबॉडी, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बोलो बेसिक क्वेश्चन है क्या? सब। अब ध्यान में रखना है कि राइस इंटेंसिफिकेशन इंक्लूड अ मेथड कॉल्ड अल्टरनेट वेटिंग और टाइम, मतलब कि हम अल्टरनेट पे वेट कर रहे हैं फिर सुखा रहे हैं, है ना, गीला कर रहे हैं फिर सुखा रहे हैं, विच इज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड या फिर इंटरमीडिएट इरिगेशन ऑफ राइस क्रॉप्स। आपको पता है कि राइस के क्रॉप को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो जिस टाइम पे जरूरत है पानी का उस समय उसको रेन फेड कर दो, मतलब फेड कर दो, पानी दे दो, और जिस टाइम पे नहीं है उसको पानी निकाल लो या सुखा दो। तो इस तरीके से इफेक्टिव हम यूज कर रहे हैं किसका? वाटर का। इज दैट क्लियर? गुड। अब SRI मेथड मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड हैव द फॉलोइंग बेनिफिट्स और इम्पैक्ट्स। क्या क्या? ध्यान समझो। टू इंक्रीज पैडी इल्ड्स यूजुअली बाई 20 से 50% और समटाइम 100% तक। क्या है कि पैडी का इल्ड जो है इतना हम बढ़ा सकते हैं। अगला, इट रिड्यूसेस रिक्वायर्ड सीड फॉर ट्रांसप्लांटिंग बाई 60 से 80%। और दूसरा अगला है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विल बी लेस एज इट इनेबल्स रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और एग्री केमिकल एंड रिड्यूसेस यूज ऑफ इरिगेशन वाटर बाई इतना। समझेगा, इरिगेशन को भी रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी रिड्यूस करता है। आगे है ऑप्शन दूसरा भी करेक्ट है। क्यों? मेथेन इमिशन पता है आपको, बहुत ज्यादा पानी जहां भी इकट्ठा भी होता है मेथेन जो है इमिट होता है, और स्पेशली राइस के खेतों बहुत ज्यादा मेथेन इमिशन होता है। तो ऑब्वियस यहाँ पे वेटिंग और ड्राइंग अल्टरनेट पे कर रहे हैं हम, तो मेथेन का जो रिडक्शन है, इमिशन है, वो कम होगा। बोलो क्लियर है क्या? गुड। अब राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोल रहा कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो देखो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में जो है ना, केरला और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, ये तो आपको मालूम है, त्रिपुरा भी मालूम है, लेकिन आंध्र प्रदेश में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में एवरीबॉडी, आंध्र प्रदेश का एक रीजन है, वहां पे भी टी प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 4 स्टेट। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप। अराकू वैलू इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो वन ऑफ द टी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। अब ये कैसे पता चला? ये पता चला हमें इस पर टी बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या बताया उसने? आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरला और कर्नाटका आर दी स्टेट जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, among the following which one is the least water efficient crop? क्या लिस्ट वाटर एफिशिएंट बताना है एवरीबॉडी? तो सबसे कम या फिर लिस्ट वाटर एफिशिएंट है शुगर केन एवरीबॉडी। इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है क्या करने के लिए? ग्रो करने के लिए। देखो लिस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप इज शुगर केन विच नीड्स 1800 से लेकर 2200 mm सीजन वाटर ड्यू टू इट्स हाई ड्रॉट सेंसिटिविटी। इट इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम
सुगर केन इज द लार्जेस्ट क्रॉप इन द वर्ल्ड। इन इंडिया बोथ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लोकेशन में यूज किए जाते हैं इसको ग्रो करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है शुगर केन के रिगार्डिंग कि शुगर केन बिलोंग टू पोसिया फैमिली। होपफुली ये सही प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं, अगर गलत कर रहा हूं तो माफ कीजिएगा, बायोलॉजी वालों को पता चलेगा कि इसका क्या है एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। हम जैसे इंजीनियर को थोड़ा सा है ना गलती हो जाती है, ध्यान रखिए स्पेशली प्रोनाउंसिएशन में। अगला, इन इंडिया शुगर केन इज ग्रोन एज अ कैलिफेट क्रॉप और रेनफॉल ऑफ 75 से 150 सेंटीमीटर इज सुटेबल फॉर ग्रोविंग शुगर केन। ध्यान रहे सारी की सारी चीजें यूपीएससी ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कितना रेनफॉल है ना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए सारा, तो स्पेशली कैश क्रॉप का आपको याद होना चाहिए कंडीशन। अभी डोंट वरी आएगा क्वेश्चन में, वन बाय वन सब बताऊंगा, फिगर नॉट। इरिगेशन जो है रिक्वायर्ड इन लो प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे पानी बरसात कम होती है वहां पे इरिगेशन बहुत जरूरी है। और हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, टेम्परेचर वेरी करना चाहिए 21 से 27 के बीच में। द आइडियल सॉइल फॉर शुगर केन क्या है? लोमी डीप सॉइल। द सॉइल शुड बी रिच इन नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, नॉट एसिडिक या फिर एल्कलाइन। अगला क्वेश्चन बोला, हाउ इज परमाकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। वन बाय वन 4 स्टेटमेंट पढ़ेंगे, करेक्ट बताना है। ये ऑप्शन है आपके सामने। पहला, परमाकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर। नहीं भाई, डिस्करेज तो नहीं करता, लेकिन ज्यादा प्रोडक्टिव होता है तो डिस्करेज कर सकता है, क्योंकि परमाकल्चर में हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्रॉप जो है एक साथ उगाते हैं, ठीक है, तो चलो ठीक है, डिस्करेज करता है। और बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें बड़े लेवल पे है ना प्रोडक्शन करना है, दैट्स वाई क्या करते हैं, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में मोनोकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, conventional chemical farming can cause increase in soil salinity but occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming। चलो ठीक है, conventional chemical farming is easily possible in semi arid region but permaculture farming is not so easily possible in such region। नहीं एवरीबॉडी, ये गलत है। देखो permaculture farming भी पॉसिबल है कहाँ, सेमी एरिड रीजन में। तो तीसरा गलत हो गया, तीसरा गलत, तो ऑप्शन देखो तीसरा गलत, तीसरा गलत। तो पहला दूसरा सही दिख रहा तो पता ही है आपको, ऑप्शन बी हो गया। लेकिन चौथा भी पढ़ेंगे कि प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग। मल्चिंग याद है क्या होता है? तभी समझाऊंगा लास्ट। अरे ऐसे समझो ना कि जो क्रॉप रेजिड्यू होता है उसको वैसे ही रहने देते हैं क्या, खेतों में ही, ठीक है। तो बोल रहा प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल फार्मिंग। ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा चौथा करेक्ट हुआ, बाकी एक गलत हुआ। जो गलत हुआ उस पर ध्यान देते हैं, बाकी क्योंकि आपको मालूम ही है बाकी जेनरिक स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो बोल रहा है कि कॉन्ट्रेरी टू दिस स्टेटमेंट परमाकल्चर इज इंडीड सुटेबल फॉर एरिड और सेमी एरिड रीजन। परमाकल्चर प्रिंसिपल लाइक वाटर एफिशिएंट डिजाइन, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप और सॉइल एनहेंसमेंट टेक्निक्स are adaptable to semi-arid region, promoting sustainable farming. Conventional chemical farming may exacerbate water scarcity और soil degradation, making permaculture a viable और beneficial alternative। इसमें सेमी और सेमी एरिड रीजन में भी। बाकी तो आपको पता ही है। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग एक फंडामेंटल परमाकल्चर प्रैक्टिस है इन्वॉल्विंग सॉइल कवरेज विद ऑर्गेनिक मैटर टू रिटेन मॉइस्चर, मॉडरेट टेम्परेचर, सप्रेस वीड्स और प्रिवेंट इरोजन एंड इनहेंस सॉइल। बोलो क्लियर है क्या? गुड। अब ओवरव्यू ऑफ पर्माकल्चर आप ध्यान से देख सकते हैं। की प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं पर्माकल्चर में क्या क्या। पहले पर्माकल्चर होता है क्या समझ लो, एक इंटेंशनल एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट सिस्टम है, एम्फेसाइजेस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और इकोसिस्टम इंडिपेंडेंट, कॉन्ट्रास्टिंग विद डिग्रेडेटिंग इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इट प्रमोट लैंड यूज फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन्स लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री और कंपोस्टिंग। की प्रिंसिपल क्या है आप चाहो तो एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, अच्छे पॉइंट है। अगर पर्माकल्चर वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो एक बार पढ़ लेना। आई हाईली रिकमेंड यू टू डू दैट। अगला करेक्ट बताना है। 3 स्टेटमेंट है जीरो टीलेज के रिगार्डिंग। जीरो टीलेज का मतलब ऐसे समझो ना कि प्लांट्स लगाने के लिए सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? टीलेज बोलते हैं एवरीबॉडी। तो जीरो टीलेज का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल टीलेज आप नहीं कर रहे हो। तो 3 स्टेटमेंट है। पहला हो रहा सोविंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, ठीक है, without the need for nursery of rice sapling, direct planting of paddy seeds in the wet soil is possible। एकदम कार्बन सिक्वेंसिंग इज इन दी सॉइल इज पॉसिबल। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस आप टिलेज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब कि जो अंदर ट्रैप है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो वैसे ही वहीं पे रहेगा। तो कार्बन सिक्वेंसिंग ऑब्वियस पॉसिबल हुआ। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। और अगर आपको क्लियरिटी ना हो, तीनों के तीनों जेनरिक स्टेटमेंट है एवरीबॉडी, एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि जीरो टिलेज अलाउड फॉर व्हीट कल्टीवेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल थ्रू प्लॉगिंग। प्लॉगिंग नहीं करते इसमें, समझ होगा, इसलिए जीरो टिलेज हुआ। प्लॉगिंग को ही टिलेज बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या? दिस प्रैक्टिस हेल्प्स रिटेन द रेजिड्यू
of the previous crop on the field. A method like the happy seeder aid in sowing seeds directly into the untilled soil without the need to burn crop residue. This reduces air pollution from residue burning and preserves soil health. बोलो क्लियर? इसी तरीके से दूसरा और तीसरा जेनरिक है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर? क्या फर्टिगेशन क्या होता है? एवरीबॉडी फर्टिलाइजर होता है क्या? फर्टिलाइजर को ऐड कर दो इरिगेशन के साथ, मतलब फर्टिलाइजर को इरिगेशन के फॉर्म में प्लांट तक पहुंचाने को फर्टिगेशन बोलते हैं। क्लियर? अब 4 स्टेटमेंट है, ध्यान से देख लो, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहला, कंट्रोलिंग द एल्कालिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, ठीक है। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा? फर्टिलाइजर को आप इरिगेशन के साथ मिक्स कर दिया, फर्टिगेशन हो गया। लेकिन ये जो फॉस्फेट और रॉक फॉस्फेट वाले क्या है फर्टिलाइजर हैं, वो एक्चुअल में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल टू वाटर होते हैं। अगर वो पानी में घुल नहीं रहे तो बताओ उनको पहुंचा सकते हो क्या प्लांट्स के पास? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। जो दूसरा है वो बिल्कुल गलत है। तो आंसर आ गया, देखो दूसरा नहीं हो सकता, ए गया, बी गया और डी ऑप्शन गया, तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो पहला सही, दूसरा गलत, लेकिन तीसरा चौथा सही क्यों है पढ़ेंगे। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल, ऑब्वियस है ना, क्योंकि फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू इरिगेशन, बोलो है ना। ओके, मतलब ऐसा समझो कि फर्टिलाइजर का ही इरिगेशन कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ द केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कॉमन सेंस वाली बात है। होपफुली आपको सारे के सारे क्लियर हो गए, चाहो तो एक बार आप पढ़ सकते हो। दूसरा गलत क्यों है, ध्यान से देखो, रॉक फॉस्फेट एंड सम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आर इनसॉल्युबल and not well suited for fertigation. Fertigation typically required water-soluble fertilizer that can be effectively delivered through irrigation system. बोलो क्लियर है क्या? गुड। अब तीसरा और चौथा करेक्ट है, जेनरिक स्टेटमेंट है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन अब पढ़ेंगे हम फर्टिगेशन के बारे में। क्या है? इंजेक्ट वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर फॉर सॉइल और वाटर एनहेंसमेंट थ्रू इरिगेशन, बता ही दिया। इसके एडवांटेज क्या क्या है यहाँ पे ध्यान समझो। इनहेंस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और प्रिसाइज न्यूट्रिएंट प्लेसमेंट, साथ में माइक्रो डोजिंग कैपेबिलिटी और रिड्यूस इनपुट यूजेस। माइक्रो डोजिंग कैपेबिलिटी क्या है समझो ध्यान से। फर्टिगेशन अलाउज कंट्रोल फीडिंग ऑफ प्लांट्स, प्रिवेंटिंग एक्सेस रन ऑफ ड्यूरिंग रेनफॉल। अब क्या होता है जनरली कि हम खेतों में है ना बहुत सारा क्या फर्टिलाइजर मिला देते हैं, और बारिश हुई और ये सबके सब बह के कहाँ चले गए? किसी लेक में, समंदर में, है ना, या फिर रिवर में चले गए, जहाँ पे क्या हो जाता है, जल्दी बोलो, जहाँ पे बहुत सारा अगर फर्टिलाइजर चला गया तो उसको क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम हो जाता है क्या, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। होपफुली आपको क्लियर है। रिड्यूस इनपुट यूजेज हो गया, आपको पता ही है, जेनरिक चीजें हो गई। अगर आप फर्टिगेशन समझ गए ना तो बाकी चीजें आराम से आप कर सकते हो कि इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मिनिमाइज लीचिंग हो गया, वाटर एफिशिएंसी हो गया, टाइम्ड एंड कंट्रोल एप्लीकेशन और डिजीज रिस्क रिडक्शन, साथ में सॉइल इरोजन प्रिवेंशन भी। ये सारे के सारे क्या है फायदे हैं किसके? फर्टिगेशन के। अब उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्या क्या, ध्यान से पढ़ो। सोल्यूशन कंसंट्रेशन, मतलब फर्टिलाइजर डिसोल्यूशन कैन अफेक्ट सोल्यूशन कंसंट्रेशन इंपैक्टिंग न्यूट्रिएंट डिलीवरी, है ना, उसको भी अभी अफेक्ट करता है। अगला, सेपरेट वाटर सप्लाई, मतलब फर्टिगेशन डिमांड सेपरेट वाटर सोर्सेज टू अवॉइड कंटामिनेशन। ऐसा नहीं कि उसी में मिक्स कर दो तो कंटामिनेट हो जाएगा वाटर जो है, मतलब एक साथ इरिगेशन कर रहे हो, एक साथ फर्टिगेशन कर रहे हो, मतलब कि सेम वाटर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो कंटामिनेट हो जाएगा। पोटेंशियल प्रेशर लॉस, मतलब main irrigation lines might experience pressure loss during fertigation. Dependence on water supply, adequate water availability is essential for consistent fertigation. Vulnerable during drought, जब सूखा जाता है तो उस समय मामला गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग कंसिडर प्रैक्टिस इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर क्या है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी है, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन भी है, टेंसियोमीटर, अभी समझाऊंगा सब क्या है। वर्टिकल फार्मिंग एवरीबडी, इसको हम इको फ्रेंडली नहीं मानते। याद करो, घरों में है ना, बहुत जगह सिटीज वगैरह में देखा होगा इस तरीके का होता है, ऐसे वर्टिकल लेवल पे लेयर बना देते हैं, है ना, और यहाँ पे पौधे, यहाँ पे पौधे, यहाँ पे पौधे लगा दिए। तो एक्चुअल में एवरीबडी इको फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ? जो इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि इंटेंस क्या यूज करते हैं हम? टेक्नोलॉजी यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जो पॉट होते हैं ना प्लास्टिक के होते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, बोलो हाँ ना। तो इसलिए वर्टिकल फार्मिंग नहीं है, बाकी तीनों के तीनों है, ऑप्शन हो गया ए। अब बाकी वन बाय वन सब देखते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपको मालूम है कि क्या है? रिफर्स टू कल्टिवेटिंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड।
मतलब एक ही लैंड पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप जो है उगाने को क्या बोलते हैं? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन क्या है? सच एज बीन्स और लेंथिस, जिनको क्या बोलते हैं? लेग्यूम्स बोलते हैं, ऑफर मल्टीपल इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। एक मिनट, फोन आ गया। They have the ability to capture atmospheric nitrogen, enrich the soil with high quality organic matter, and facilitate nutrient circulation while aiding water retention. Legume crops play a significant role in conservation agriculture by improving soil health either through their growth या फिर एज वैल्यूएबल क्रॉप रेज दो। तो ध्यान रहेगा कि आपको लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन में क्या है? इको फ्रेंडली है। ठीक है। अब तीसरा क्या था? टेंसियोमीटर। वो क्या है? ये इको फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि एक डिवाइस होता है दैट मेजर सॉइल मॉइस्चर टेंशन, मतलब सॉइल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसमें टेंशन कितना है, उसको क्या बोल दिया? टेंसियोमीटर। इंडिकेटिंग वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट, मतलब कि यही है कि वाटर टेंस है कि नहीं, मतलब कि वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, ज्यादा है वाटर मॉइस्चर की सॉइल में, ये बताता है कौन? टेंसियोमीटर। तो ऑब्वियस ये भी क्या है? इको फ्रेंडली है। इट्स इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नेचर इज रूटेड इन इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट। ऑब्वियस है, वाटर अगर वेस्ट नहीं करोगे आप, वाटर का एफिशिएंटली में यूज करोगे तो इको फ्रेंडली हुआ ना। बोलो है ना। ओके। वर्टिकल फार्मिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग इज अ मेथड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन इन स्टेक्ड लेयर, बताया मैंने, ऐसे ऐसे करके, indoors using controlled condition and soil less technique. It is not yet universally regarded as eco-friendly in India due to energy-intensive artificial lighting, high setup cost, or potential electronic waste, resources use concern, or its varying impact across region. Balancing its benefit with traditional practices and addressing energy sources and waste management could enhance its environment viability. बोलो क्लियर हुआ क्या? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट करेक्ट पूछा। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल ज्यादा गलत जवाब। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट फिक्स करती है ना, मार्केट ड्रिवन नहीं होता है। किसका? केमिकल फर्टिलाइजर का। हर बार तो सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। बोलो हाँ ना। तो कहाँ से मार्केट ड्रिवन हो जाएगा? पहला बिल्कुल गलत। पहला गलत, पहला गलत। बचा कौन सा? दूसरा तो देखो पक्का होगा क्योंकि दोनों में है। बचा तीसरा। तीसरा देखते हैं कि सल्फर which is a raw material for phosphoric acid fertilizer is a by product of oil refinery, जो कि बिल्कुल सही है। याद कीजिए साइंस एंड टेक वाले में कितनी बार हमने किया था कि सल्फर जो है ऑयल रिफाइनरी का एक पार्ट है, बाई प्रोडक्ट है। ओके। तो दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी। दूसरा क्यों करेक्ट है? अमोनिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3, है ना। विच इज इनपुट ऑफ यूरिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाई नेचुरल गैस। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो दूसरा और तीसरा दोनों सही, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। बोलो हाँ ना। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, NPKs, क्या? सल्फर। एन मतलब आपको पता है सोडियम, पोटेशियम, और सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम कंटेंट इन दिस फर्टिलाइजर, जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है कौन? गवर्नमेंट। ठीक है। मार्केट ड्रिवन नहीं है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बाकी सब जेनरिक चीजें हैं, आपको मालूम है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। बोला विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ और रबी क्रॉप। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना आप। क्या? कि ब्लैक ग्राम को दोनों की तरह यूज कर, मतलब दोनों में कल्टीवेट कर सकते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में। अगला, ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। तो ये गलत है एवरीबॉडी। उस टाइम के डेटा के हिसाब से ये 40% था, ना कि 50%, तो इसलिए गलत हुआ। दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत। आ गया हमारा आंसर पहला ओनली। तीसरा क्यों गलत है देख लेते हैं। लास्ट 3 डिकेड while the production of खरीफ pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased। मतलब खरीफ पल्सेस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, राबी का डिक्रीज हुआ। एक क्यों भाई? लास्ट 3 डिकेड में, मतलब 30 सालों में। तो ये तो कॉमन सेंस से भी आप बोल दोगे नहीं सर, पल्सेस, राबी पल्सेस का भी बढ़ा ही होगा। तो दोनों का ही बढ़ा है एवरीबॉडी, इसलिए ये गलत है। तो ओनली 1 करेक्ट हो गया। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। वही सारी चीजें लिखा है जो मैंने बताया, तो एक बार चाहो तो आप पढ़ सकते हो। बाकी जेनरिक चीज है तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो, याद कीजिए मैंने शुगर केन के लिए इतना अच्छे से ये चीज समझाया था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ये देखो सामने आपके क्वेश्चन। बोला कि ये क्रॉप जो है इस सब ट्रॉपिक इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट डेज एंड 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ। A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of this crop। ये कौन सी क्रॉप है? तो ये करेक्ट ऑप्शन है एवरीबॉडी, कॉटन क्रॉप है। सारा कुछ जो कंडीशन दिया है कॉटन क्रॉप के लिए बिल्कुल यूजफुल है ना। सारा कुछ पता ही है, तो क्या पढ़ोगे? चाहो तो पढ़ सकते हो।
अच्छा, बाकियों के लिए क्या क्या कंडीशन है, डोंट वरी, आगे क्वेश्चन में आएगा, मैं बताऊंगा आपको, है ना, फिकर नॉट। अगला बोल रहा है एवरीबडी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, कौन कौन सा, ध्यान से समझो। पहला है फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप, नहीं, ऑल क्रॉप के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अगला कंप्यूटराइजिंग ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, तो बिल्कुल हो सकता है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ये भी होगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर, ना। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाई द बैंकिंग सिस्टम, ये भी नहीं होगा। अगला क्या है, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज, बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज अगर आप फैसिलिटी सेट कर रहे हो ना, तो क्या होगा कि ये हेल्प करेगा किसमें, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर में, ठीक है क्या। तो कौन कौन सा हुआ हमारा, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और छठा हुआ। तो दूसरा, तीसरा, छठा करेक्ट ऑप्शन सी है। चाहो तो एलिमिनेशन से आप फटाक से कर सकते थे, पहला नहीं होगा तो पहले को एलिमिनेट करो, आंसर आ गया। बोलो क्लियर है क्या, गुड, जेनरिक चीजें हैं, आगे बढ़ जाएं। ओके, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया, ऑलरेडी हमने कर लिया किसी पहले वाले लेक्चर में, क्या मिनिमम एमएसपी भी करता है अफेक्ट। एमएसपी कैसे करेगा, ऑब्वियस है, अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, मान लो प्राइस का 40 रुपए फिक्स कर दिया, तो ऑब्वियस है अब जो है कौन फार्मर राइस को अपने 40 से ज्यादा ही बेचेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर कोई नहीं लिया तो सरकार 40 रुपए पे ले ही लेगा, बोलो है ना। तो उसके प्राइस को अफेक्ट किया कि नहीं किया, बोलोगे बिल्कुल सर किया। गवर्नमेंट ट्रेडिंग वो भी करेगा, है ना, गवर्नमेंट ज्यादा अगर प्रिक्योर करेगा तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ऑफ राइस को अफेक्ट करेगा। अगला, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग भी सेम मैनर में, और कंज्यूमर सब्सिडीज को भी अगर सब्सिडीज मिलेगा तो ऑब्वियस है वो प्राइस ऑफ राइस को इम्पेक्ट करेगा। तो चारों के चारों है ना इम्पेक्ट करते हैं प्राइस ऑफ राइस को, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। होपफुली पहले हमने किया है ऑलरेडी, आपको क्लियर है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोला किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर, ध्यान रहे, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट गिवन टू फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, ठीक है, परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मिनी ट्रक, भाई शॉर्ट टर्म है ना, तुरंत उसको लौटाना भी होगा जल्दी से जल्दी, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, कैपिटल एसेट हो गया ना। इन सबको करने के लिए तो ज्यादा पैसे चाहिए, इसको तो देगा नहीं कौन, किसान क्रेडिट कार्ड पे आप ले नहीं सकते, क्योंकि क्यों, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट है। दूसरा नहीं हो सकता, आंसर आ गया आपका क्या, पहला, तीसरा और चौथा। देख लेते हैं कि कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, ठीक ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, ये भी हो सकता है। लेकिन पांचवा बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, भाई साहब फैमिली हाउस क्यों बनाना है आपको, वो भी किसान क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे, वो भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट के लिए। सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, नहीं, पांचवा गलत है, दूसरा भी गलत है, आंसर आ गया 134, है ना, जेनरिक चीज है क्या, आगे बढ़ा जाए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है हमें, ठीक है। इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल सीड, द प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी इज अनलिमिटेड, भाई साहब अनलिमिटेड, देख रहे हो कितना ज्यादा बिग स्टेटमेंट कभी कभार यूपीएससी दे देता है। इन एनी स्टेट यूटी आप अनलिमिटेड कर दोगे एमएसपी, तो बताओ अनलिमिटेड एमएसपी का मतलब क्या हुआ। एमएसपी में नाम ही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, कम से कम कितना होना चाहिए, अब उसको अनलिमिटेड का कोई दुखी नहीं बन रहा, तो पहला बहुत गलत। दूसरा, in the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state is at a level to which the market price will never rise, बिल्कुल नहीं है रूट, यार ये तो बेस लाइन पे है ना, मिनिमम कम से कम इतना प्राइस होना चाहिए, वो एमएसपी होता है, ना कि एकदम हाईएस्ट होता है। दूसरा भी गलत ऑप्शन हो गया डी, नाइदर वन नाइदर टू, बोलो एकदम क्लियर है क्या। अच्छा, कौन करता है, ध्यान से समझिएगा, एमएसपी जो है 22 मैंडेट क्रॉप के लिए होता है, एंड एफआरपी जो होता है वो शुगर केन के लिए होता है। और कौन करता है, सीएससीपी करता है, कौन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, और उसको रिकमेंड करता है कौन, ध्यान से पूरा का पूरा पढ़ ही लेते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सीएससीपी डिक्लेयर एमएसपी किसके लिए, 22 मैंडेट क्रॉप पे, और एफआरपी किसके लिए, शुगर केन के लिए। जबकि गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी फॉर 23 क्रॉप्स, इफेक्टिव एमएसपी लिंक्ड प्रोक्योरमेंट अकर्स मेनली फॉर व्हीट, राइस, कॉटन। प्रोक्योरमेंट इज ऑल्सो लिमिटेड टू अ फ्यू स्टेट, ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टेट। होपफुली एवरीबॉडी सारा कुछ आपको क्लियर होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था, जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके लिए, सो दैट आप जीवंत रहो, आपकी ये जो जर्नी है प्रिपरेशन की बेहतर वे में चले, साथ में इन सब कोड को आप यूज कर पाओ मेंस में, उसके लिए। तो आज का है कि किसी एनोनिमस ने कहा है कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन, कि आपकी जो कंफर्ट जोन है ना, उससे ग्रेट थिंग कभी नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपको ग्रेट थिंग अचीव करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, है कि नहीं। और अगर कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हो तो सारी चीजें मिलेंगी जिसके आप हकदार हो। होपफुली आपको अच्छा लगा हो, साथ में ये सारा लेक्चर क्लियर हो, कहीं पे कोई डाउट ना हो, अगर है तो पूछो भाई, डिस्कस करो, है कि नहीं, क्लियर करते हैं अपन मिलके।
तो इस लेक्चर में इतना ही, चलो आ जाओ नेक्स्ट लेक्चर में।